कल्पना कीजिए एक ऐसे अनंत समुद्र की जहां केवल संख्या 7 वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट के अंदर बार बार दोहराई जा रही हो। हाँ बिल्कुल, एक लूप की तरह। बिल्कुल। देखने में ये किसी डरावने सपने जैसा लगता है ना? ऐसा लगता है मानो ये श्रृंखला कभी खत्म ही नहीं होगी। लेकिन क्या हो अगर ये सारी की सारी अनंत अराजकता सिमटकर केवल एक साधारण से अंक में बदल जाए? और यही तो गणित का असली जादू है। मेरा मतलब है, बीज गणित या अलजेब्रा में ऐसे कई छिपे हुए रास्ते हैं जो पहली नजर में बिल्कुल असंभव लगते हैं। सही बात है। पर जब हम उन पैटर्न्स को पहचान लेते हैं ना, तो वही डरावने समीकरण बस पलक झपकते ही हल हो जाते हैं। मुख्य बात यह है कि हमें केवल नियमों को रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि वे नियम क्यों और कैसे काम करते हैं। हाँ, रटने से तो एग्जाम में सब भूल ही जाते हैं। और यही आज के हमारे इस गहन अध्ययन का मुख्य मिशन है। तो आज हमारे पास 21 स्लाइड्स का एक बहुत ही शानदार मास्टर क्लास प्रेजेंटेशन है। इसका विषय है सर्ड्स एंड इंडिसेस, यानी घातांक और करनी। बिल्कुल। अगर हम एक उदाहरण लें तो ये मास्टर क्लास एक टूल बॉक्स की तरह है। हम सिर्फ ये नहीं रटेंगे कि हथौड़े का उपयोग कैसे करना है, बल्कि हम ये समझेंगे कि वो हथौड़ा आखिर बनाया ही क्यों गया था। बहुत सही तुलना की आपने। इस पूरी चर्चा में मेरा ध्यान इसी बात पर रहेगा कि हर शॉर्टकट के पीछे का जो असली कारण है वो क्या है। क्योंकि देखिए, जब किसी भी फॉर्मूले का क्यों और कैसे दिमाग में बैठ जाता है ना, तो परीक्षा के भारी दबाव में भी हम उसे भूलते नहीं हैं। हाँ, लॉजिक हमेशा याद रहता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 1। यहाँ प्रेजेंटेशन का शीर्षक है सर्ड्स एंड इंडिसेस कंप्लीट मास्टर क्लास। और आज के जो मुख्य विषय हैं वो हैं रैशनलाइजेशन, शॉर्टकट्स, कंपोनेंडो और डिविडेंडो के नियम, सीरीज, अप्रॉक्सीमेशन और आखिर में मैक्सिमा और मिनिमा। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं ना, ये अलजेब्रा की बहुत ही मजबूत नींव बनाते हैं। मतलब ये सिर्फ सवाल हल करने के तरीके नहीं हैं। तो फिर क्या है ये? ये असल में बहुत ही जटिल कैलकुलेशंस में हमारा समय बचाने वाले शॉर्टकट्स हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां एक एक सेकंड कीमती होता है, वहां ये तार्किक नियम पूरा गेम पलट सकते हैं। वाओ, ये सुनने में तो बहुत प्रभावशाली लग रहा है। लेकिन असल में ये काम कैसे करता है? चलिए देखते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 2। तो यहाँ विषय है किसी संख्या का इनवर्स यानी 1/x तेजी से कैसे निकालें। यहाँ एक उदाहरण है जहाँ x का मान 7 + 4 करनी 3 है। जी, 7 + 4√3। हाँ, तो इसका इनवर्स निकालते समय सिर्फ बीच का प्लस हटाकर उसे माइनस कर दिया गया है। मतलब मुझे थोड़ा डाउट है यहाँ, गणित में चीजें इतनी जादुई कैसे हो सकती हैं कि बस साइन बदला और आंसर आ गया? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे रैशनलाइजेशन, या जिसे हम परिमेयकरण कहते हैं, उसका बहुत ही ठोस विज्ञान है। देखिए, स्लाइड के नीचे एक इम्पॉर्टेंट वर्किंग दी गई है। इन्वर्स करते समय जो डिनोमिनेटर होता है ना, वो हमेशा उन दोनों संख्याओं के स्क्वायर्स यानी वर्गों का अंतर होता है। अच्छा। तो जब हम a + b और a - b को मल्टीप्लाई करते हैं, तो अलजेब्रा का नियम कहता है कि रिजल्ट a² - b² आता है, और ये चीज रूट को खत्म कर देती है। अरे हाँ, तो अगर हम पहले वाले उदाहरण को देखें तो 7 का स्क्वायर 49 होता है और दूसरी संख्या जो 4√3 है, उसका स्क्वायर कैसे निकलेगा? सिंपल है, 4 का स्क्वायर 16 हुआ, है ना? हाँ, और √3 का स्क्वायर 3 हुआ, तो 16 और 3 का गुणा किया तो 48 मिला। वाओ! अब 49 और 48 का जो अंतर है वो केवल 1 है। बिल्कुल। और क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 आ गया है, तो उसे लिखने की तो जरूरत ही नहीं है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि बस साइन चेंज हो गया है। दूसरे उदाहरण में देखिए 5√3 और 4√2। तो 5√3 का स्क्वायर हुआ 75 और 4√2 का 32। सही। और दोनों का डिफरेंस हुआ 43। इसलिए जब हम इसका इन्वर्स करते हैं तो बस साइन बदलकर माइनस हो जाता है और डिनोमिनेटर में सीधा 43 आ जाता है। ये तो बहुत ही लॉजिकल है। मतलब पूरी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 3। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट अलजेब्रा के फॉर्मूले दिए हैं, जैसे a + b + c का होल स्क्वायर। लेकिन इसके नीचे एक इंपॉर्टेंट डिडक्शन है जो थोड़ा अजीब लग रहा है। ये एक नॉर्मल अलजेब्रा के फॉर्मूले से शुरू होकर एक करनी या सर्ड में बदल जाता है। ये कैसे होता है? हाँ, ये डिडक्शन बहुत दिलचस्प है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप एकदम बेसिक नियम है। x - 1 और x + 1 का गुणा करने पर हमेशा x² - 1 आता है, राइट? हाँ बिल्कुल, a² - b² वाला फॉर्मूला। जी।
अब दूसरे स्टेप में अगर हम उस -1 को लेफ्ट साइड ले जाएं तो वो +1 बन जाता है। तो इक्वेशन क्या बनी? 1 + x - 1 × x + 1 बराबर x²। यहाँ तक तो सब समझ आ रहा है, लेकिन फिर ये अचानक से स्क्वायर रूट में कैसे चला गया? यही तो आखिरी स्टेप है। अगर हम इस इक्वेशन के दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लें तो राइट साइड का जो x² था वो सिर्फ x रह जाता है और लेफ्ट साइड वाली पूरी इक्वेशन एक बड़े से रूट के अंदर आ जाती है। ओह, तो मतलब जो चीजें एग्जाम में देखने में बहुत ही भयंकर करनी लगती हैं, वो असल में बेसिक अलजेब्रा का ही एक बदला हुआ रूप होती हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। ये तो बहुत गहरी बात है यार। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 4। ये कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो के बेसिक्स के बारे में है, जिसे C&D भी कहते हैं। C&D का जो कंसेप्ट है ना, वो फ्रैक्शंस यानी भिन्नों के बैलेंस पर चलता है। अगर एक फ्रैक्शन A/B दूसरे फ्रैक्शन C/D के बराबर है, अच्छा, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जोड़कर और घटाकर हम एक नया फ्रैक्शन बना सकते हैं। मतलब A + B by A - B बराबर C + D by C - D। हाँ, और यहाँ स्लाइड पर एक गोल्डन रूल भी बहुत बड़े अक्षरों में लिखा है। ये कहता है कि अगर किसी फ्रैक्शन पर 2 बार C&D लगाया जाए तो वही पुरानी फ्रैक्शन वापस मिल जाती है। क्या ये कोई स्विच जैसा है? हाँ, बिल्कुल। इसे एक रिवर्सिबल स्विच मान सकते हैं आप। जब हम A + B by A - B पर फिर से ये रूल लगाते हैं तो ऊपर दोनों का टोटल 2A बन जाता है और नीचे अंतर 2B बनता है। 2 से 2 कट जाता है और हमारे पास वापस A/B बच जाता है। वाओ! ये जो लॉजिक है, ये बड़ी इक्वेशंस को छोटा करने में बहुत काम आता है। चलिए स्विच का प्रैक्टिकल इस्तेमाल देखते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 5। यहाँ इसी C&D का यूज सर्ड्स यानी करनी पर किया गया है। यहाँ एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग और स्क्वायरिंग तीनों के नियम हैं। जब हम ऐसे फ्रैक्शंस को जोड़ते या घटाते हैं तो आंसर इतने छोटे कैसे आ जाते हैं? इसका कारण ये है कि जब C&D वाले फ्रैक्शंस को जोड़ा या घटाया जाता है ना, तो बहुत सारे मिडिल टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं। जैसे अगर घटाने वाले रूल की बात करें तो जब हम A + B के होल स्क्वायर में से A - B का होल स्क्वायर घटाते हैं माइनस? तो सिर्फ 4AB बचता है। बिल्कुल, यही कारण है कि घटाने वाले फॉर्मूले का आंसर सीधा 4√xy by x - y आता है। अगर स्टूडेंट को ये निष्कर्ष पहले से याद हो तो एग्जाम में वो पूरे एक पन्ने की कैलकुलेशन करने से बच सकता है। ये तो टाइम बचाने का एकदम अचूक अस्त्र है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 6। यहां से टॉपिक थोड़ा बदल रहा है। कॉन्सेप्ट इन्फिनिट मल्टीप्लिकेशन सीरीज। ये वही सीरीज है जिसकी हमने शो के एकदम शुरू में बात की थी। एक ही नंबर स्क्वायर रूट के अंदर बार बार आ रहा है, इन्फिनिटी तक, और स्लाइड में लिखा है कि इसका आंसर सीधा वही नंबर होता है। ऐसा क्यों? देखिए, इन्फिनिटी का अपना एक अलग ही नेचर होता है। अगर हम इस पूरी इन्फिनिट सीरीज को x मान लें और फिर दोनों साइड्स का स्क्वायर करें तो लेफ्ट में हो जाएगा x²। हाँ, और राइट साइड में सबसे बाहर वाला जो रूट था वो हट जाएगा। तो पहली संख्या बाहर आ जाएगी, लेकिन उसके अंदर जो इन्फिनिट सीरीज जुड़ी हुई थी वो तो वैसी की वैसी ही रहेगी ना। ओ मैं समझा। क्योंकि सीरीज अनंत है तो उसमें से एक टर्म बाहर निकाल भी लें तो भी बाकी की सीरीज x ही रहती है। बिल्कुल सही। तो हमारी इक्वेशन बन जाती है x² = a × x। अब एक x से दूसरा x कट गया तो बचा क्या? x = a = 343 to the power y - 1। अब इसको कैसे सॉल्व करें? यहाँ हम बेस को सेम करने वाला लॉजिक लगाएंगे। 343 असल में 7 का क्यूब होता है। तो इक्वेशन बन गई 7 की पावर 1 बराबर 7 की क्यूब की पावर y - 1। अच्छा, तो पावर्स का गुणा हो जाएगा। हाँ, तो पावर हो जाएगी 3y - 3। हाँ, अब क्योंकि दोनों तरफ बेस 7 हो गया है तो हम सीधे पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। मतलब 1 = 3y - 3। इसको सॉल्व करेंगे तो y का मान 4/3 43 आ जाएगा। ये स्टेप बाय स्टेप तरीका तो किसी भी डरावने सवाल को एकदम हलवा बना देता है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 7। ये है फाइनाइट मल्टीप्लिकेशन सीरीज। यहाँ सीरीज इन्फिनिटी तक नहीं जा रही है, बल्कि n बार जाकर रुक जाती है। हाँ, ये कंडीशन थोड़ी अलग है क्योंकि सीरीज रुक जाती है तो आंसर सिर्फ वो नंबर नहीं होता, बल्कि उस नंबर की एक खास पावर बन जाती है। और वो फॉर्मूला है a की पावर 2 की पावर n - 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। इस फॉर्मूले को समझने के लिए हम कह सकते हैं कि ये एक पिज्जा को बार बार आधा करने जैसा है ना? वो कैसे?
मतलब मान लीजिए आपने पहले आधा पिज़्ज़ा खाया, फिर जो बचा उसका आधा खाया, फिर उसका भी आधा। तो आप ये कितनी बार भी कर लें, पिज़्ज़ा कभी भी पूरा खत्म नहीं होता। हमेशा एक छोटा सा हिस्सा बच ही जाता है। तो यहाँ भी जो पावर है वो कभी भी पूरी तरह से 1 नहीं हो पाती। वो हमेशा 1/2 की पावर n कम रह जाती है। वाओ, ये एनालॉजी तो बहुत ही परफेक्ट है। स्लाइड में 12 का एक एग्जाम्पल है जो 6 बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ n का मान 6 है। हाँ, अब फॉर्मूले के हिसाब से 2 की पावर 6 होता है 64। तो आपके पिज्जा वाले लॉजिक से 64 में से बस एक कम रह जाएगा, इसलिए 12 की पावर हो जाएगी 63/64। देखिए, बिना किसी लंबी कैलकुलेशन के बस टर्म्स को गिनकर हमारा आंसर आ गया। बहुत ही बढ़िया। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 8। यहाँ अनंत श्रृंखलाओं में हायर रूट्स और डिवीजन सीरीज यानी भाग की सीरीज की बात हो रही है। यहाँ लिखा है कि गुणा वाली सीरीज में अगर क्यूब रूट हो तो आंसर स्क्वायर रूट में आता है। ऐसा क्यों होता है कि पावर 1 कम हो जाती है? इसका गणितीय कारण ये है कि जब हम सीरीज को x मानकर दोनों तरफ का क्यूब करते हैं तो इक्वेशन बनती है x³ = a × x। जब दोनों तरफ से एक x कटता है तो बचता है x² = a। अच्छा, तो पावर 3 से घटकर 2 हो गई? जी, ये एक यूनिवर्सल रूल है कि गुणा वाली इन्फिनिट सीरीज में रूट की डिग्री हमेशा एक कम हो जाती है। और स्लाइड में जो भाग वाली सीरीज है उसमें तो इसका एकदम उल्टा हो रहा है। डिवीजन वाली सीरीज में डिग्री 1 बढ़ जाती है। अगर स्क्वायर रूट की भाग वाली सीरीज है तो वो क्यूब रूट बन जाएगी। जैसे स्लाइड में 27 का एग्जाम्पल है तो उसका आंसर सीधा 27 का क्यूब रूट होगा, जो कि 3 होता है। ये तो बहुत ही साफ सुथरा रूल है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 9। ये है इन्फिनिट एडिशन सीरीज, जहां प्लस के निशान के साथ इन्फिनिट सीरीज आगे बढ़ रही है। यहाँ एक फॉर्मूला है x = √4a + 1 + 1 / 2। पर इसके साथ लाल बॉक्स में एक शॉर्ट ट्रिक भी है जो फैक्टर्स पर बेस्ड है। देखिए, फॉर्मूला तो हर केस में काम करेगा ही, लेकिन एग्जाम्स के लिए ये जो लाल बॉक्स वाली ट्रिक है ना, ये बहुत काम की है। अगर सीरीज के अंदर जो नंबर है उसे हम ऐसे 2 फैक्टर्स में तोड़ सकें जिनका डिफरेंस ठीक 1 हो तो सवाल बस दिमाग में ही सॉल्व हो जाता है। जैसे अगर नंबर 56 है तो उसे 8 और 7 में तोड़ सकते हैं, क्योंकि 8 सत्ते 56 होता है और उनका डिफरेंस 1 है। ये है इनफाइनाइट सब्ट्रैक्शन सीरीज। ये तो पिछली स्लाइड का एकदम जुड़वा भाई लग रहा है। हाँ, बस यहाँ प्लस की जगह हर जगह माइनस है। ट्रिक एकदम सेम रहती है। ऐसे फैक्टर्स निकालो जिनका डिफरेंस 1 हो। लेकिन क्योंकि ये सीरीज घट रही है, माइनस हो रही है, इसलिए यहाँ छोटा फैक्टर हमारा फाइनल आंसर होता है। अच्छा। हाँ, तो जैसे स्लाइड में 72 की सीरीज है, इसके फैक्टर्स हुए 9 और 8। अब क्योंकि माइनस का साइन है तो आंसर 8 होगा। जी बिल्कुल, सेकंड्स का काम है। और स्लाइड के नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप भी दी है, x - y = 1 और xy = a। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अगर उसी नंबर की प्लस वाली सीरीज का आंसर x है और माइनस वाली सीरीज का आंसर y है तो उन दोनों आंसर्स का डिफरेंस हमेशा 1 होगा और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वापस वही ओरिजिनल नंबर a मिल जाएगा। वाओ, सब कुछ आपस में कैसे कनेक्टेड है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 11। यहाँ ऑल्टरनेटिंग साइन सीरीज हैं जो प्लस से शुरू होती हैं, मतलब साइन अब प्लस माइनस ऐसे बदल रहे हैं। और यहाँ एक नया कोएफिशिएंट b भी आ गया है। ये फॉर्मूला तो अचानक से बहुत बड़ा और डरावना हो गया है। जब साइन बदलते हैं ना तो पुराना वाला सीधा लॉजिक काम नहीं करता। यहाँ जो b है वो रूट के बाहर वाला नंबर है, तो फॉर्मूला बनता है √4a - 3b² + b और पूरे के डिवाइड में 2। ये तो सच में कॉम्प्लेक्स लग रहा है। हाँ, थोड़ा है, लेकिन राहत की बात यह है कि एग्जाम में ज्यादातर सवालों में b का मान 1 ही होता है। तो जब b 1 होता है तो फॉर्मूला सिकुड़कर काफी आसान हो जाता है, √4a - 3 + 1 / 2। अच्छा, तो b को 1 रखने से काफी टेंशन खत्म हो जाती है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 12। ये भी ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, लेकिन ये माइनस से शुरू हो रही है। जी, ये पिछली स्लाइड की मिरर इमेज है एक तरह से। क्योंकि ये माइनस से शुरू हो रही है तो फॉर्मूले में जो बाहर +b था ना, वो अब -b हो जाता है। स्लाइड में एक एग्जाम्पल है जहां नंबर 13 है और b का मान 1 है। तो फॉर्मूले में रखें तो 4 को 13 से गुणा किया तो 52 आया, 52 में से 3 घटाया तो 49 बचा। और 49 का स्क्वायर रूट तो 7 होता है। बिल्कुल, तो ये बन गया 7 - 1 / 2 यानी 6/2। तो फाइनल आंसर आया 3। क्या बात है। जो सीरीज देखने में इतनी खतरनाक लग रही थी
उसका आंसर सिर्फ 3 है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 13। यहाँ कंबाइंड ऑल्टरनेटिंग सीरीज का यूज दिखाया गया है। स्लाइड में 2 पाथ दिखाए गए हैं, लेकिन जो पाथ 2 है ना, वो बहुत ही शानदार डिडक्शन दिखाता है। हाँ, मैं देख रहा हूँ। पाथ 2 में ये दिखाया है कि अगर हम ए, जो कि प्लस वाली सीरीज है, उसमें से बी यानी माइनस वाली सीरीज को घटाएं तो सारे के सारे स्क्वायर रूट वाले मुश्किल हिस्से आपस में कट जाते हैं। एकदम सही। और बचता क्या है? सिर्फ 1, यानी a माइनस बी इज इक्वल टू 1। और अगर उस 1 को भी हम इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएं तो ये बन जाता है a माइनस बी माइनस 1 इक्वल टू 0। ये तो सच में देखने लायक है कि कैसे अलजेब्रा के नियम आपस में जुड़कर इतना क्लीन रिजल्ट देते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 14। यहाँ एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, कंपेयरिंग ऑफ सर्ड्स, द LCM मेथड। यहाँ पूछा है कि रूट 2, क्यूब रूट 3 और फोर्थ रूट 5 में से सबसे बड़ा कौन है। मेरा एक सवाल है, हम बस नंबर देखकर ही क्यों नहीं बता सकते कि कौन सा बड़ा है? क्योंकि उनकी पावर्स अलग अलग है ना, और अलग अलग पावर्स को आंखों से देखकर गैस करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक कॉमन बेस या समान आधार बनाना पड़ता है। तो वो कैसे करते हैं? सबसे पहले इन करणियों को फ्रैक्शन वाली पावर्स में लिखते हैं, जैसे 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3 और 5 की पावर 1/4। अच्छा, और फिर अगले स्टेप में उनके डिनोमिनेटर्स यानी 2, 3 और 4 का LCM यानी 12 लिया गया है। LCM लेने की क्या जरूरत पड़ी? LCM इसीलिए लेते हैं ताकि उन फ्रैक्शन वाली पावर्स को हम होल नंबर्स या पूर्ण संख्याओं में बदल सकें। इससे हम उन्हें एक सेम लेवल पर कंपेयर कर पाते हैं। जब हम सभी पावर्स को 12 से गुणा करते हैं तो 2 की पावर 6 बन जाती है, जो कि 64 है। हाँ, और 3 की पावर 4 बन जाती है, यानी 81। और 5 की पावर 3 बन जाती है, यानी 125। ओह, अब एकदम साफ दिख रहा है कि 12.5 सबसे बड़ा है, जिसका मतलब है कि फोर्थ रूट 5 की वैल्यू सबसे ज्यादा है। ये प्रोसेस तो बहुत ही लॉजिकल है। और स्लाइड के आखिर में एक इन्वर्जन रूल भी है। ये कह रहा है कि जो नंबर जितना बड़ा होगा उसका इन्वर्स यानी उल्टा उतना ही छोटा होगा। बिल्कुल, एकदम बेसिक रूल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 15। कॉन्सेप्ट मैक्सिमा एंड मिनिमा व्हेन सम इज कांस्टेंट। यहाँ एक तराजू की फोटो बनी हुई है। हाँ, तराजू का मतलब है बैलेंस। मैथ का ये बहुत ही प्यारा नियम है कि अगर 2 नंबर्स का टोटल फिक्स है यानी कांस्टेंट है और हमें उनका सबसे बड़ा प्रोडक्ट या मैक्सिमम गुणा चाहिए, तो हमें उन नंबर्स को एक दूसरे के एकदम पास रखना चाहिए। मतलब इसे आप ज्योमेट्री से समझ सकते हैं। अगर पेरीमीटर या परिमाप सेम होना तो एक रेक्टेंगल की तुलना में एक स्क्वायर का एरिया हमेशा ज्यादा होता है। अच्छा, तो अगर सम 12 है तो 6 और 6 को मल्टीप्लाई करने पर 36 मिलेगा, जो सबसे ज्यादा है। और अगर हमें मिनिमम प्रोडक्ट चाहिए तो नंबर्स को एक दूसरे से सबसे दूर रखना होगा। एकदम सही, जैसे 1 और 11, जिनका प्रोडक्ट सिर्फ 11 ही होगा। वाओ। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 16। ये पिछले नियम का बिल्कुल उल्टा लग रहा है, व्हेन प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। जी, यहाँ पर गुणा फिक्स्ड है। मान लीजिए A और B का प्रोडक्ट 16 है। तो इस केस में मिनिमम सम निकालने के लिए क्या करना होगा? इस कंडीशन में मिनिमम सम के लिए A और B के बीच की दूरी सबसे कम होनी चाहिए, जिसका सीधा सा मतलब है कि दोनों को बराबर होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट 16 है तो दोनों नंबर्स 4 और 4 होंगे। तो मिनिमम सम 8 हो गया। हाँ, और यही सेम लॉजिक 3 वेरिएबल्स पर भी काम करता है। अगर A, B और C का प्रोडक्ट 125 है तो तीनों 5 होंगे। ये समझना बहुत आसान हो गया है अब। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 17। कॉन्सेप्ट अप्रॉक्सीमेट रूट वैल्यूज। जब कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, जैसे कि रूट 13, तो ये फॉर्मूला कैसे काम करता है? फॉर्मूले में लिखा है बेस प्लस ब्रैकेट में नंबर माइनस लोअर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अपर स्क्वायर माइनस लोअर स्क्वायर। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसे लीनियर इंटरपोलेशन कहते हैं। चलिए इसे एक यात्रा की तरह इमेजिन करते हैं। 13 से ठीक पहले वाला परफेक्ट स्टेशन कौन सा है? 9, जिसका स्क्वायर रूट 3 होता है। राइट। और 13 के बाद वाला अगला स्टेशन? 16, जिसका स्क्वायर रूट 4 है। बिल्कुल। तो 13 की वैल्यू 3 और 4 के बीच में कहीं होगी, इसलिए हमारा बेस हो गया 3। अब हमें ये देखना है कि 9 से 16 के बीच की कुल दूरी कितनी है। 7 स्टेप्स की दूरी है।
और हम 9 से 13 तक कितने स्टेप्स चले हैं? हम 9 से 13 तक 4 स्टेप्स चले। ओह, तो मतलब हम टोटल 7 कदमों की दूरी में से 4 कदम चल चुके हैं। इसलिए हमारा फ्रैक्शन बन गया 4/7। बहुत बढ़िया। हम ये मानकर चलते हैं कि दोनों स्क्वायर्स के बीच जो ग्रोथ होती है वो एक सीधी रेखा में होती है। तो हमारी वैल्यू हो गई 3 + 4/7। हाँ, 4/7 लगभग 0.57 होता है। तो बिना कैलकुलेटर के आंसर आ गया 3.57। है ना कमाल की ट्रिक? बहुत ही ब्रिलियंट एक्सप्लेनेशन था ये। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 18। यहाँ इसी अप्रोक्सीमेशन के और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे रूट 21। 21 जो है वो 16 और 25 के बीच में है, तो बेस 4 हो गया। 21 और 16 का डिफरेंस 5 है और 25 और 16 का डिफरेंस 9 है। तो फ्रैक्शन क्या बना? 5/9। 5/9। तो आंसर हो गया 4 + 5/9, जो लगभग 4.55 आता है। एकदम परफेक्ट। और दूसरे एग्जाम्पल में इसी चीज को क्यूब रूट पर लगाया गया है। क्यूब रूट 53 के लिए 53 से छोटा परफेक्ट क्यूब है 27, जो 3 का क्यूब है, और बड़ा है 64, जो 4 का क्यूब है। तो बेस 3 हो गया और कैलकुलेट करने पर ये बनता है 3 + 26/37, जो लगभग 3.7 आता है। सही है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 19। पैटर्न रूट वैल्यूज पैलिंड्रोम ट्रिक। यहाँ कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो आगे और पीछे से एकदम सेम दिखते हैं। हाँ, ये नंबर्स का एक बहुत ही विजुअल सा पैटर्न है। जैसे 121 का स्क्वायर रूट 11 होता है और 12321 का स्क्वायर रूट 111 होता है। इसमें तो एक लहर जैसा पैटर्न बन रहा है। बिल्कुल। जो सबसे बड़ा अंक होता है ना, जिसे हम पीक नंबर कहते हैं, आंसर में उतनी ही बार 1 आता है। अच्छा, तो अगर नंबर है 1 2 3 4 4 3 2 1, जहां पीक नंबर 4 है, तो आंसर 111 होगा। ये तो बहुत मजेदार है। और स्लाइड के नीचे कुछ वैल्यूज भी दी हैं जो याद रखनी चाहिए, जैसे रूट 2 की वैल्यू 1.414 और रूट 3 की 1.732। हाँ, ये वैल्यूज किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में हमेशा रेडी रहनी चाहिए ताकि कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ सके। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 20, रैपिड फायर रिवीजन। ये पूरे मास्टर क्लास का एक समरी सेक्शन है। तो हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को लॉजिकली डिकोड किया आज। हमने रैशनलाइजेशन में डिनोमिनेटर का डिफरेंस देखा, C&D का बैलेंसिंग रूल समझा, इन्फिनिट ऑफ फाइनाइट सीरीज के पीछे का अलजेब्रा क्रैक किया। हाँ, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हमने तराजू वाला कॉन्सेप्ट यूज किया, और लास्ट में अप्रॉक्सिमेट वैल्यू निकालने का लीनियर तरीका भी सीखा। ये तो एकदम कंप्लीट एग्जाम फोकस प्रिपरेशन हो गई। और अब फाइनली समय है असली टेस्ट का। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 21, प्रैक्टिस टेस्ट, एग्जाम डोमिनेशन। यहाँ 4 रैपिड फायर क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलिए इन्हें फटाफट सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में 42 की प्लस वाली इन्फिनिट सीरीज है। अब 42 के ऐसे फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 1 हो, वो है 7 और 6। और क्योंकि बीच में प्लस है, तो बड़ा फैक्टर यानी 7 हमारा आंसर होगा। एकदम सही। दूसरे सवाल में 15 की फाइनाइट सीरीज है जो 4 बार रिपीट हो रही है, तो यहाँ n 4 है। 2 की पावर 4 होता है 16। तो पिज्जा वाले रूल से आंसर होगा 15 की पावर 15/16। वेरी गुड। तीसरे सवाल में 3 नंबर्स का प्रोडक्ट 1000 दिया है और उनके स्क्वायर्स के सम की मिनिमम वैल्यू पूछी है। तो लॉजिक के हिसाब से प्रोडक्ट कांस्टेंट होने पर नंबर्स बराबर होने चाहिए, मतलब 10 × 10 × 10 = 1000। हाँ, और 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 3 बार 100 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 300 आ जाएगा। और आखिरी सवाल में प्लस और माइनस वाली इन्फिनिट सीरीज का रिलेशन पूछा है, जो हमने पहले ही प्रूव कर दिया था कि उनका डिफरेंस हमेशा 1 होता है, यानी x - y = 1। परफेक्ट। यार, ये तो बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था। मतलब जो सवाल स्टार्टिंग में इतने डरावने लग रहे थे, अब वो सिर्फ लॉजिकल पैटर्न्स की तरह एकदम क्लियर दिख रहे हैं। और यही गणित की असली खूबसूरती है। ये किसी भी मुश्किल चीज को आसान बनाने की कला है। बिल्कुल।